फ्रेंड्स, वेलकम टू ARK एजुकेशन सेंटर्स। तो हम आज आप सबको प्लांट किंगडम मतलब पादप जगत के जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ था आपका एंजियोस्पर्म्स, जिसको पुष्पी पादप कहा जाता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो NCERT पैटर्न से सब चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं आपको। तो आपको बता दें कि जो अभी तक हमने आप इसके पहले पढ़ा था जिम्नोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म के जो बीजांड होते हैं वो अंडाशय भित्री मतलब ओवेरियन वाल जो होते हैं उससे ढके नहीं होते हैं। मतलब इनका जो बीजांड होता है वो खुले टाइप का होता है, जिसे अनावृत बीजी वाले पौधे या अपुष्पी वाले पौधे भी कहा जाता है। अब आइए पढ़ते हैं पुष्पी पादप वाले पौधों के बारे में। तो इसके पहले कुछ आपको बेसिक चीज़ें एंजियोस्पर्म के बारे में बता दूं कि इस एंजियोस्पर्म को जो है कि परागकण और बीजांड जो होता है, एंजियोस्पर्म के पौधों में जो परागकण होता है और जो बीजांड होता है वह सुविकसित रचना बना करके या सुविकसित रचना होते हैं, जिसे या रचना बना करके एक पुष्प या एक संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे पुष्प कहा जाता है। मतलब इसमें ये हुआ कि जो इसके परागकण होते हैं और बीजांड जो होते हैं वह एक विशिष्ट रचना होते हैं और तथा यह डेवलपमेंट हो करके एक पुष्प का और एक पादप का निर्माण करते हैं। एंजियोस्पर्म पुष्पी पादप होते हैं, साथ ही साथ इनके जो बीज होते हैं वह फलों के भीतर बनते हैं। इनमें जो सबसे छोटा पादप होता है, जो सबसे छोटा वनस्पति होता है वह उल्फिया होता है, और जो बड़े वृक्ष घने शाखित वाले होते हैं, सबसे बड़ा वृक्ष जो होता है इनका यूकेलिप्टस होता है, लगभग 100 मीटर से अधिक होता है। आर्थिक महत्व में बहुत ही योगदान देने वाले ये पौधे होते हैं। इनको 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला भाग आता है एक बीजपत्री, दूसरा भाग आता है द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री पौधों में के बीजों में जो बीज पत्र होता है वह दो बीज पत्र वाले होते हैं, और जो एक बीजपत्री वाले पौधे होते हैं उसमें जो बीज होता है वो एक बीज पत्र वाला होता है। इनमें सबसे जो बहुत ही अद्वितीय गुण होता है एंजियोस्पर्म के पौधों का, तो वह उसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन की जो क्रिया होती है वह एंजियोस्पर्म की अद्वितीय गुण होते हैं। वह बहुत ही क्या कहते हैं उसको, एक सेपरेट कैरेक्टर होता है अदर कैटेगरी से या अदर डिवीजन से, प्लांट किंगडम से। तो एंजियोस्पर्म में ही आपको द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन की क्रियाविधि देखी जाती है। आइए देखते हैं आपकी NCERT क्या कहते हैं। उसके पहले आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए देखते हैं आपकी NCERT क्या कहती है। तो आपकी NCERT यह कहती है कि पुष्पी पादपों अथवा एंजियोस्पर्म में परागकण तथा बीजांड विशिष्ट रचना के रूप में विकसित होते हैं। मतलब जो परागकण होते हैं, ये बीजांड जो होते हैं, ये विशिष्ट रचना होते हैं, ये स्पेशल रचना होते हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे पुष्प कहा जाता है, जिसके द्वारा या परागकण या बीजांड के द्वारा एक पुष्प का निर्माण होता है। जबकि जिम्नोस्पर्म में बीजांड अनावृत होते थे। अनावृत का मतलब होता है खुला हुआ, जो कि ओवेरियन वाल से ढके नहीं होते हैं इनका बीजांड, उसे अनावृत बीजी वाले पौधे या जिम्नोस्पर्म पौधे कहा जाता है। एंजियोस्पर्म पुष्पी पादप हैं जिसमें बीज फलों के भीतर बनते हैं। एंजियोस्पर्म की एक विशेष लक्षण यह भी होता है कि उसके जो बीज होते हैं वो फलों के अंदर बनते हैं। इनका माप सूक्ष्मदर्शी जीवों मतलब बुल्फिया, सूक्ष्मदर्शी पादप जैसे बुल्फिया से लेकर के ऊंचे वृक्ष यूकेलिप्टस लगभग 100 मीटर से अधिक ऊंचाई तक होता है। मतलब इसमें जो छोटे प्रकार के पौधे जैसे बुल्फिया से लेकर के बड़े प्रकार के पौधे यूकेलिप्टस तक इसमें पाए जाते हैं। इनमें हमें भोजन, चारा, ईंधन, औषधियाँ व अन्य दूसरे आर्थिक महत्व के उत्पाद प्राप्त होते हैं। मतलब यह हुआ कि जो एंजियोस्पर्म यानी पुष्पी पादप के जो पौधे होते हैं वह आपके औषधि के रूप में, ईंधन के रूप में, चारा के रूप में, भोजन के रूप में या दूसरे अन्य आर्थिक महत्व के रूप में हमारे लिए बहुत ही उपयोगी या फिर योगदान प्रदान करते हैं। ये 2 वर्गों द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री में विभक्त होते हैं। इनका जो क्लास होता है, 2 प्रकार के क्लास इसमें पाए जाते हैं, एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री।
तो द्विबीजपत्री पौधों के बीजों में 2 बीजपत्र होते हैं, जबकि एक बीजपत्री पौधों के बीज में एक पत्र होता है या एक बीजपत्र होता है। पुष्प में नर लैंगिक अंग पुंकेसर लघु, जिसे लघु बीजाणुपर्ण कहा जाता है, या उपस्थित होता है। प्रत्येक पुंकेसर में एक पतला तंतु होता है। प्रत्येक पुंकेसर में एक पतला तंतु होता है जिसकी चोटी पर एक पराग कोष होता है, और पराग कोष में मियोसिस डिवीजन के बाद पराग कण बनते हैं। इसी पराग कण को स्पर्म कहा जाता है या स्पोर्स कहा जाता है, या पराग कणों के फूटने से ही बीजांड पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया प्रारंभ होती है। यही जो पराग कण होते हैं वर्तिकाग्र या वर्तिका से होते हुए अंडाशय तक पहुँचते हैं। अभी आगे देखते हैं कि आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है कि पुष्प पे मादा लैंगिक अंग स्त्री केसर अथवा अंडक होते हैं। मतलब जो एंजियोस्पर्म में जो नर लैंगिक अंग होता है पुंकेसर, तथा मादा लैंगिक अंग होता है उसे स्त्री केसर कहा जाता है, या गुरु बीजाणुधानी या गुरु बीजाणु पत्र कहा जाता है। स्त्री केसर में अंडाशय पाया जाता है, जिसके अंदर एक या एक से अधिक बीजांड होते हैं। मतलब आपका स्त्री केसर होता है। स्त्री केसर को भी अंडक भी कहा जाता है। स्त्री केसर में अंडाशय होता है, और अंडाशय में एक या एक से अधिक आपके बीजांड होते हैं। बीजांड के अंदर बहुत ही न्यूनीकृत मादा युग्मकोद्भिद होते हैं, जिसे भ्रूण कोश कहा जाता है। जो न्यूनीकृत मादा युग्मकोद्भिद होते हैं उसे जो है कि भ्रूण कोश कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो स्त्री केसर हुआ, स्त्री केसर में आपके अंडाशय पाए जाते हैं। अंडाशय में एक या एक से अधिक जो है बीजांड होते हैं, और बीजांड के अंदर आपके पराग कोश होते हैं। भ्रूण कोश बनने से पहले उसमें मियोसिस होता है। मतलब मादा युग्मकोद्भिद जो कि अंडक में या जो बीजांड में जो एक या मियोसिस डिवीजन के बाद जो है आपके मादा युग्मकोद्भिद बनते हैं, और इसी मादा युग्मकोद्भिद को पराग कोश कहते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं। और भ्रूण कोश बनने से पहले जो है कि उसमें मियोसिस डिवीजन होता है। मतलब मियोसिस डिवीजन के बाद ही आपके भ्रूण कोश बनते हैं। इसीलिए भ्रूण कोश की प्रत्येक कोशिका अगुणित होती है, मतलब हैप्लॉयड होती है, डिप्लॉयड नहीं होती है। अब यही तीसरी चीज बात करते हैं, तो प्रत्येक भ्रूण कोश में 3 कोशिकीय अंड समुच्चय, मतलब प्रत्येक भ्रूण कोश में 3 अंड समुच्चय पाया जाता है। पहला अंड समुच्चय एक अंड कोशिका होती है, तथा दूसरा 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं, तीसरा 3 प्रतिव्यासांत कोशिकाएं तथा 2 ध्रुवी कोशिकाएं पाई जाती हैं। मतलब आप देखे होंगे कि एक न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस के अंदर जो है कि आपकी उसमें एक अंड कोशिका होती है, अंड कोशिका के अंदर 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं, उसके बाद 3 प्रतिव्यांश कोशिकाएं होती हैं तथा 2 ध्रुवीय कोशिकाएं, मतलब जो केंद्रक कोशिकाएं पाई जाती हैं वो उपस्थित रहती हैं। 2 ध्रुवीय कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती हैं, जिससे द्विगणित द्वितीयक केंद्रक का निर्माण होता है। जो केंद्रक के पास जो है कि जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं, और जुड़ करके एक द्विगुणित मतलब डिप्लॉयड द्वितीयक मतलब सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण करती हैं। मतलब डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण करती हैं या द्विगणित द्वितीयक केंद्रक बनाती हैं। और परागकण पराग कोश से निकलने के बाद जो परागकण जो पुंकेसर में बने होते हैं, यह परागकण पराग कोश से निकलने के बाद हवा तथा अन्य एजेंसियों, चाहे मॉस्किटो हो गए या फिर अन्य क्या कहते हैं बीज हो गए या इंसेक्ट्स हो गए, किसी भी प्रकार से अन्य एजेंसियों के द्वारा स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित कर किए जाते हैं। इस स्थानांतरण को परागकण कहा जाता है। परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं, जिससे पराग नली बनती है। पराग नली वर्तिकाग्र तथा वर्तिका के ऊतकों के बीच से होती हुई बीजांड तक पहुंचती है, और पराग नली भ्रूणकोश के अंदर जाती है, जहां पर फटकर यह 2 नर युग्मक छोड़ देती है, और एक नर युग्मक जो है आपका अंड कोशिका से संलयित हो जाता है, जिससे युग्मनज का निर्माण होता है। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जब पराग नली से 2 नर युग्मक निकलते हैं, बीजांड पर पहुँचने के बाद जो नर युग्मक निकलते हैं 2,
तो एक नर युग्मक क्या करता है, वह जो है कि आपका अंड कोशिका से संलयित हो जाता है और अंड कोशिका से संलयित होने के बाद उससे जो है कि एक जाइगोट का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। और दूसरा वही नर युग्मक क्या करता है कि सेकेंडरी डिप्लॉयड न्यूक्लियोलस से जो है कि आपका संलयन कर लेता है, जिससे त्रिगुणित मतलब ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस का निर्माण होता है। आप ध्यान देंगे कि दूसरा वाला जो नर युग्मक था वह जो है कि द्वितीयक केंद्रक मतलब द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक के साथ संलयित हो जाता है और उसे संलयित होने के बाद यह त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है, जिसकी अंग्रेजी होती है ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस का निर्माण होता है। चूँकि इसमें 2 संलयन होते हैं इसलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्रिया क्या होती है कि जो एक नर युग्मक होता है वह जो है कि आपका अंड कोशिका से संलयित होने के बाद आपका जाइगोट का निर्माण करता है। वहीं दूसरी जो नर युग्मक होता है वह आपका द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक से संलयित होने के बाद आपका त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है। चूँकि इसी को ही डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। द्विनिषेचन एंजियोस्पर्म का अद्वितीय गुण होता है, मतलब एक प्रकार का विशिष्ट लक्षण होता है। युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है। युग्मनज जो होता है, जाइगोट जो होता है, वह भ्रूण एम्ब्रियो से डेवलपमेंट होता है, जिसमें एक या एक से अधिक दो बीजपत्र हो सकते हैं, उसी को भ्रूण कहते हैं। विकसित होता है और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक भ्रूणपोष में विकसित हो जाता है। जो प्राथमिक भ्रूणपोष आपका बना था, ट्रिप्लॉयड प्राथमिक भ्रूणपोष न्यूक्लियस जो बना हुआ था, वह जो है आपका भ्रूणपोष में विकसित हो जाता है। अब भ्रूणपोष विकासशील भ्रूण को, एम्ब्रियो को नरिशमेंट का काम करता है, मतलब एक पोषण का काम करता है। इस घटनाओं के दौरान बीजांड में या बीजांड से बीज का निर्माण करता है, मतलब इतनी सब सारी क्या डबल फर्टिलाइजेशन के बाद और उसके बाद जो एम्ब्रियो को नरिशमेंट देने वाले जो भ्रूणपोष होते हैं, एंडोस्पर्म होते हैं, वह जो है इन सब क्रियाओं के दौरान जो है आपका एक बीजांड से एक बीज का निर्माण बनता है तथा अंडाशय से फल बन जाता है। जो ओवरी होती है वह जो है उससे आपकी जो है कि फल बनता है। निषेचन के बाद सहायक कोशिकाएं तथा प्रतिव्यांश कोशिकाएं लुप्त हो जाती हैं। एंजियोस्पर्म्स के जीवन चक्र को आपको जो फिगर हम आपको दे देंगे, ये सब सारी चीज़ें आपको फिगर के माध्यम से पता चल जाएंगी। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आज आपका ये प्लांट किंगडम यानी पादप जगत खत्म हुआ, तो आइए देखते हैं दूसरे चैप्टर में